द सिलेबस के यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में इन्फ्लेशन की बात की थी, हमने उसके टाइप देखे थे, हमने उसके इम्पैक्ट देख लिए थे कि किसी भी कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज जो हम बात करेंगे, आज हम उसके कारण की बात करेंगे, आज हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको मेनली 3 टाइप के पॉइंट बताए थे या 3 पॉइंट बताए थे जो इन्फ्लेशन के पीछे मेनली रीजन होते हैं। पहला मैंने बोला था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, सेकंड मैंने बात की थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, और थर्ड मैंने बात की थी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। अब एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर होते क्या है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में एक रूल बताया था जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने डिमांड एंड सप्लाई रूल बोला था। अब वही डिमांड एंड सप्लाई रूल का यहाँ पर आज यूज होगा, उसी डिमांड एंड सप्लाई रूल का यहाँ पर यूज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, मतलब मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो इतनी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर महंगाई, चीजें जो है वो महंगी तो हो रही, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो महंगाई है वो किस वजह से आ रही है, या इन्फ्लेशन जो है वो किस कारण से आ रहा है। तो डिमांड सप्लाई रूल में जो पहला रूल मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि अगर डिमांड जो है वो सप्लाई के कंपेयर में हाई हो जाती है तो रेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर गुड्स और सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो उनके डिमांड में इंक्रीमेंट के कारण हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो गुड्स और सर्विस के प्राइस में, कि जैसे मान लीजिए कि नवरात्रि के टाइम पे हम सब जो है वो फास्ट रहते हैं, और फास्ट रहने के समय हम फिर क्या करते हैं, हम फ्रूट्स का कंजम्पशन ज्यादा करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फ्रूट्स के रेट जो है वो हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर खरीदने वालों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाता है। अब डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया, उसके कंपेयर में अगर सप्लाई नहीं इंक्रीज होगी तो रेट क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। बस समझ में आ रही है। दूसरी चीज की अगर मान लीजिए कि हम किसी भी चीज में, हम मार्केट से किसी भी वेजिटेबल को लेने जाते हैं तो वहां पर अगर उसकी सप्लाई कम है और उसके कंपेयर में लोग उसको खरीद ज्यादा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ने के कारण उसके रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी डिमांड के इंक्रीज होने के कारण प्रोडक्ट के रेट में इंक्रीमेंट होगा, उसके कारण से इन्फ्लेशन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जैसे मान लीजिए कि इस देश में मैक्सिमम लोग या एक पर्टिकुलर परसेंटेज के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। अब मान लीजिए कि मोदी जी क्या करते हैं, वो हर किसी को रोजगार दे दे, हर किसी को रोजगार दे दे, या राहुल गांधी जी बोलते हैं कि सबके खातों में इतना अमाउंट जो है वो जाना चाहिए। तो अगर सबके खातों में ऐसे फ्री में गवर्नमेंट पैसे बांटने लगे तो उससे होगा क्या, जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो पैसे से उनकी डिमांड क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। अब उसके कंपेयर में अगर हम सप्लाई नहीं कर पाए तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा और इकोनॉमी जो है वो बुरी कंडीशन में चलेगी। तो एक जो पहला हमारा रीजन होता है वो यही बोलता है कि अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड में इंक्रीमेंट के कारण हो रहा है तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, जो चीजें चली आ रही हैं, आपने कभी ये सोचा है कि गवर्नमेंट क्यों बेरोजगारी एक बार में खत्म नहीं कर देती? गवर्नमेंट क्यों ये करती है कि छोटे छोटे इंटरवल में रोजगार प्रदान करती है? बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवल में इसलिए रोजगार देती है क्योंकि सबको साथ में डिमांड इंक्रीज ना होने लगे। अगर सबको एक साथ में पैसा मिलने लगेगा, साथ में डिमांड इंक्रीज होने लगेगी और उसके कंपेयर में सप्लाई फुलफिल नहीं हो पाती है तो होगा क्या, यहाँ पर इन्फ्लेशन आने लगे। बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रोजगार देने के लिए कॉन्सेप्ट अपनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नायरू के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नायरू के नाम से जानते हैं। नायरू का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नायरू का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट
बेरोजगारी की दर को उस रेट से कम करेगी या उस दर से कम करेगी जिस रेट से कम करने पर मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन न बन पाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरवल में रोजगार प्रदान कर रही है कि आज एक साल में इतने लोगों को दिया, अगले साल में फिर इतने लोगों को, फिर अगले साल में। तो अभी क्या हुआ, अभी एक साल में इतने लोगों को दिया, उनके पास में पैसा आया, उनकी डिमांड इंक्रीज हुई और डिमांड इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है कि हम उतने उसकी डिमांड के कंपेयर में धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बल्क में डिमांड एकदम से साथ में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है कि हमारी सप्लाई फुलफिल ना हो, प्रोबेबिलिटी है कि हम अपने प्रोडक्शन को ना बढ़ा, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन बन पाएगी। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए वो एक कॉन्सेप्ट अपनाती है जिससे इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से ना बढ़ने पर, उस कॉन्सेप्ट को हम नायरू के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हमारे पास में सेकेंड रीजन जो है, सेकेंड कॉज जो है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर बात करें, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या बोलता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति ये बोलता है कि यहाँ डिमांड डायरेक्टली किसी भी प्रकार से डिमांड का रोल नहीं है। यहाँ पर रोल किसका है, यहाँ पर रोल है रॉ मटेरियल, यहाँ पर रोल है कॉस्टिंग का। कि अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में पहले 100 रुपए लग रहे थे, बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट और बाकी चीजों के बाद मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो 120 रुपए में जा रहा था। तो लेकिन अब मान लीजिए कि क्या उसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगे होने के कारण 100 रुपए की जगह अब 110 रुपए लग रहे हैं, तो क्या अभी भी वो प्रोडक्ट मार्केट में 120 रुपए में बिकेगा? नहीं बिकेगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी गुड्स और सर्विस के कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है, उसके रॉ मटेरियल में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाता है। तो महंगा होने को ही तो हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रही थी, उसके लिए वो अलग अलग एम्प्लॉय को हायर करके रखा हुआ है। उसने क्या किया, उसने अलग अलग एम्प्लॉय को 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रही थी, जिस कारण से उसके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो थी वो 10 लाख रुपए हो रही थी और वो उसको सेल कर रही थी 12 लाख रुपए में। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉय की सैलरी ही बढ़ जाए, तो ये क्या हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कॉस्टिंग ही तो बढ़ गई, तो क्या अभी भी 12 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर सेल किया जाएगा? नहीं। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में, उसके इनपुट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसके कारण से उसका फाइनल प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यहाँ पर डायरेक्टली डिमांड से कोई लेना देना नहीं। अब लोग खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन अगर कॉस्टिंग ही बढ़ रही है तो रेट तो अपने आप बढ़ जाएंगे ना। डिमांड हो नहीं हो, लेकिन रेट अपने आप बढ़ जाएंगे क्योंकि लागत महंगी हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर? इसका थर्ड टाइप होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, या इसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसमें मेनली 2 रीजन होते हैं, एक होता है स्टोरेज और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टोरेज क्या और ट्रांसपोर्टेशन क्या, कैसे स्टोरेज के कारण चीजें महंगी हो जाती हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन के कारण चीजें महंगी हो जाती है, क्यों इन्फ्लेशन आ जाता है। तो यहां पर ये जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम। आपने ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग या बाकी चीजों के बारे में देखा है कि जनरली क्या करते हैं कि किसानों से सस्ते रेट में प्रोडक्ट को खरीद कर उसको होल्ड कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है व्यापारियों के द्वारा, और जब सप्लाई नहीं हो पाती है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट के रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बढ़े हुए रेट पे वो उसको सेल करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अनियन या प्याज। तो प्याज की अगर मैं बात करूं तो प्याज में हो क्या रहा है, प्याज में ये हो रहा है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है हाई रेट पर, लेकिन व्यापारी क्या कर रहे हैं, सस्ते रेट में किसानों से प्याज को खरीद कर उसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों से रेट क्या किया जा रहा है, प्याज को परचेस करके, और व्यापारी क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। अब स्टोर कर लिया तो मार्केट तक सप्लाई हो ही नहीं पा रही। अब जब सप्लाई ही नहीं हो पाएगी तो फिर होगा क्या, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो अपने आप इंक्रीज होने लगेगी। अब जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो रेट क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, और बढ़े हुए रेट पर ये क्या कर देंगे, वहां पर सप्लाई कर देंगे।
तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें हमको देखने को मिलती है, जहां पर स्टोर कर लिया जाता है जानबूझकर और सप्लाई को मार्केट तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, इसलिए इसको सप्लाई साइड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो स्टोरेज के कारण अगर चीजें महंगी हो रही हैं, कि सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है। इसका सेकेंड टाइप होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे रीजन हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ एक जगह पर और उसकी सप्लाई हो रही है दूसरी जगह पर, तो यहां से और यहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा, और वो चार्ज पूरा का पूरा ऐड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के प्राइस पर। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर डीजल और पेट्रोल के रेट, या मेनली हम मान लेते हैं कि डीजल के रेट में इंक्रीमेंट हो, तो जैसे मान लीजिए कि पहले एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अगर 10,000 रुपीज देने पड़ रहे थे, जिसके कारण से उस प्रोडक्ट का रेट जो हो रहा था वो 70 रुपीज हो रहा है। अब डीजल के रेट में इंक्रीमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, उसी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए 15,000 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के फॉर्म में। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि 70 रुपीज की जगह रेट कितने हो जाएंगे, 82 रुपीज मान लेते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जब भी आपका डीजल के रेट महंगे होंगे, तो उसके कारण से आपके प्रोडक्ट के प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। अब डीजल के रेट जो है, जैसे मैंने आपको सेकंड टाइप बताया, सेकंड टाइप में जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री जो है अगर मान लीजिए उनका प्रोडक्शन जो है वो डीजल बेस्ड, तो अगर हमारा क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है जिसके कारण से हमारे डीजल महंगे हो रहे हैं, तो डीजल के महंगे होने से प्रोडक्शन महंगा होगा, तो आपका इनपुट भी महंगा हो गया ना। तो इनपुट के महंगे होने से कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बोल दिया कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। बस समझ में आ रही है। तो ये मेनली 3 रीजन होते हैं इन्फ्लेशन के पीछे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और इन्हीं के आधार पर आपको और जितने भी रीजन पता है सब इसके अंडर में ही आएंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।